हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में किसी करंट कैरिंग लूप पे फोर्स कैसे एक्ट करेगा इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्सेज ऑन ए करंट कैरिंग लूप। हमने क्या कहा था, अगर कोई क्लोज लूप है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करता है वो क्या होता है, हमारा जीरो होता है। ठीक, अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई हम क्लोज लूप पेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा वो क्या करेगा, जीरो। फिर हमने क्या कहा था, जो फोर्सेज एक्ट करते हैं उनका क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता है, उसकी वजह से कुछ टॉर्क एक्ट करता है। तो टॉर्क किस तरह से एक्ट करेगा, कितना एक्ट करेगा, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। इस टॉपिक में हम उसको डिस्कस करेंगे। देखते हैं। मान लीजिए कोई करंट कैरिंग लूप है, इसका लेंथ L है एंड विड्थ B है। इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। इस इंस्टेंट पे अगर हम फोर्सेस की बात करें, ऑन साइडेड, तो फोर्स ऑन साइड BC क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, जीरो। सिमिलरली फोर्स ऑन AD विल आल्सो बी जीरो, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। करंट I फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक, अब बात करते हैं ब्रांच AB एंड CD की। तो फॉर ब्रांच AB मैग्नेटिक फील्ड कितना एक्ट करेगा, लेंथ L है, I करंट फ्लो कर रहा है, इंटेंसिटी B है, यानी B इंटू I इंटू L। करंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर आपका साइन 90 क्या हो जाएगा, 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें। डायरेक्शन की बात करते हैं फोर्स की, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में करंट अपवर्ड यानी फोर्स की तरह एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। तो इस ब्रांच पे मैग्नेटिक फोर्स की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, इट विल एक्ट इनवर्ड्स। वहीं CD ब्रांच पे फोर्स की बात करें हम, अगेन I करंट फ्लो कर रहा है, इंटेंसिटी B है, लेंथ L है, तो फोर्स कितना होगा, BIL। पर डायरेक्शन की बात करिए तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में करंट डाउनवर्ड यानी फोर्स आउटवर्ड एक्ट करेगा। ठीक, यहां पे हम क्या कह रहे हैं, इनवर्ड, और यहां पर आउटवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पे देखिए फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन की बात करिए, ये फोर्स इस लाइन पे एक्ट कर रहा है, ये फोर्स इस लाइन पे एक्ट कर रहा है। तो जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में लगे और उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो हम क्या कहते हैं, ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, कपल। और जब भी कोई कपल एक्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसके अंदर क्या आती है, रोटेटिंग कैपेबिलिटी आती है। ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। मान लेते हैं इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक, तो हम यही कहेंगे टॉर्क कितना एक्ट करेगा, तो जब भी हमें टॉर्क लिखना होता है हम क्या लिखते हैं, टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स, जो ये कितना है, BIL। क्योंकि ये कपल फॉर्म हो रहा है, किसी भी कपल की वजह से टॉर्क अगर हमें कैलकुलेट करना होता है हम क्या कहते हैं, दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस एक्ट कर रहा हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, B, तो BIL इंटू B। ये क्या हो जाएगा हमारा टॉर्क, जहां L इंटू B क्या है, इस लूप का एरिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B इंटू I इंटू A। अगर यहीं पे हम कह लें n नंबर ऑफ लूप्स होंगे तब क्या लिखेंगे, फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, तो इसी टॉर्क को क्या लिखेंगे, BIN इंटू A। तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक, जहां पे हम यहाँ पे ध्यान दीजिए I इंटू N इंटू A होता क्या है, अगर इसका हमें डायपोल मोमेंट लिखना हो
तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा N इंटू आई इंटू ई, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं M इंटू बी। ठीक, तो दिस विल बी आवर टॉर्क, चाहे बी आई एन है, जहां बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आई करंट इन द लूप, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एम इसका डाइपोल मोमेंट इंटू बी। इन दोनों में से जिस तरह से चाहे हम टॉर्क को डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया था, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा। अगर इसी कॉइल को हम क्या करें, किसी एंगल पर रख दे मैग्नेटिक फील्ड से, तब टॉर्क कितना एक्ट करेगा। सेकेंड केस में देखते हैं। हमने क्या कहा, यहां से एंगल थीटा पे रखा हुआ है। अब फोर्स क्या करेगा, इस लाइन के अराउंड, इस लाइन के अराउंड लगेगा, इसके अराउंड इनवर्ड, यहाँ पे ऐसे आउटवर्ड लग रहा होगा। तो अब फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना हो, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये जो लेंथ होगा यही क्या होगा हमारा फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सेम तरीके से मानते हैं लेंथ L है इसका और ये विड्थ B है। ठीक, तो इस केस में ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा थीटा, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा B साइन थीटा। ठीक, फोर्स अभी भी कितना लग रहा होगा BIL, तो हम बात करें टॉर्क विल बी इक्वल टू BI इंटू L, नंबर ऑफ टर्न्स N है तो इसको हम N मान लेते हैं, इंटू डिस्टेंस कितना है इनके बीच का परपेंडिकुलर, टॉर्क लिखना है तो B साइन थीटा। ठीक, यानी टॉर्क कितना आ जाएगा हमारा BIN, L इंटू बी बन गया A साइन थीटा, जहां पे वाला टर्म हमें मालूम है क्या है डाइपोल मोमेंट, यानी टॉर्क विल बी इक्वल टू M इंटू बी साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं हम, टॉर्क विल बी इक्वल टू M क्रॉस B। ठीक, तो किसी भी करंट कैरिंग लूप पे अगर हमें टॉर्क लिखना है तो कितना होगा M क्रॉस B, या इसको हम MB साइन थीटा भी कह सकते हैं। तो ये करंट कैरिंग लूप के ऊपर टॉर्क इस तरह से लिखा जाता है, जहां थीटा क्या है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, एनर्जी ऑफ करंट कैरिंग लूप, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो भी बात करें हम, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ करंट कैरिंग लूप। ठीक, तब इसके इंटरेक्शन एनर्जी की बात करते हैं हम। तो इंटरेक्शन एनर्जी की बात करेंगे तो हमें याद है जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल की बात की थी, तो वहां पे हम क्या कहते थे, डाइपोल का एनर्जी कितना होता था आपका माइनस P इंटू, जहां P क्या होता है डाइपोल मोमेंट, E कॉस थीटा, हम क्या कहते थे माइनस P डॉट E, जहां P क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वहां पे जैसे डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पे हम मैग्नेटिक डाइपोल बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाकी सारी प्रॉपर्टी क्या होती हैं सेम होती हैं। तो यहाँ पे अगर इंटरेक्शन एनर्जी लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, U विल बी इक्वल टू माइनस M इंटू बी कॉस थीटा, क्या कह सकते हैं
माइनस एम डॉट बी। ये किसी भी डाइपोल का क्या होता है, इंटरेक्शन एनर्जी होता है। ठीक, इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें तो किसी भी डाइपोल को हम क्या लिख सकते हैं, यू विल बी इक्वल टू एम बी कॉस थीटा या एम डॉट बी, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट में लिखा करते थे। अब इसके बेसिस पे अगर हमें पूछ दिया जाए कि मान लीजिए किसी कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं, किसी भी इनिशियल कंडीशन में उससे हमने क्या किया, रोटेट किया, तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन इन रोटेटिंग कॉइल। तो हमें मालूम है वर्क डन हमेशा किसके एक्सपेंस से किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सपेंस पे किया जाता है। तो अगर जितना उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा होगा वही क्या होगा, वर्क डन होगा कॉइल को रोटेट कराने के लिए। अगर वर्क डन को कैलकुलेट करने को कह दें, ये हम याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा हमारा, एम बी कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ से एक चीज और हम डिनोट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम फ्लक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर यहीं पे हम m की वैल्यू पुट कर दें एन आई ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक, तो यहाँ पे ए बी कॉस थीटा क्या होता है, फ्लक्स, तो यानी कितना हो जाएगा ये माइनस एन आई इंटू फाइव। ठीक, तो फ्लक्स के टर्म में हम पोटेंशियल एनर्जी को इससे डिनोट कर सकते हैं। अब इसी बेसिस पे हम बात करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग द कॉइल। वर्क डन इन रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल। मान लीजिए पहले कॉइल क्या है, थीटा 1 एंगल पे था, हम इसको रोटेट करके कहाँ पे ले गए, थीटा 2 एंगल पे। तो पूछा जाए वर्क डन कितना करना पड़ा हमें मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पे रोटेट कराने के लिए। हम क्या कहेंगे, इनिशियल एनर्जी होगा कितना इसका, तो माइनस एम बी कॉस थीटा 1। फाइनली हम क्या किए हैं, उसको थीटा 2 एंगल पे रख दिए, तो फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा 2। तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम बी टाइम्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जहाँ थीटा 1 इनिशियल एंगल है, थीटा 2 फाइनल एंगल है। ठीक, ये हमारा वर्क डन होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हमें मालूम है जब वो मैग्नेटिक फील्ड पे रखा होगा किसी थीटा एंगल पर मान लेते हैं, तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, उस इंस्टेंट पे जो टॉर्क लग रहा हो उसकी वजह से जो डी थीटा एंगल रोटेट करे। हम इनिशियल से फाइनल ले जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे इसको, थी इनिशियल से थीटा फाइनल इंटीग्रेट कर दीजिए। तो हम इस तरह से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी थीटा एंगल पर रखा हुआ है तो उस समय कितना लगेगा आपका टॉर्क, हमें मालूम है टॉर्क होता कितना है, एम बी साइन थीटा। इस टॉर्क की वजह से हम डी थीटा रोटेट कराएं, इनिशियली था कितना थीटा 1, फाइनली हो कितना गया थीटा 2। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम बी टर्म बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। वैल्यूज पुट करेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अल्टरनेटिव इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड। ठीक, तो देखेंगे जो वर्क डन आया दोनों केसेस में हमारे क्या है, सेम आया। कितना आएगा, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ थीटा 1 क्या है इनिशियल एंगल एंड थीटा 2 फाइनल। इसको हम फ्लक्स के टर्म में डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, W विल बी इक्वल टू, हम M को लिख सकते हैं I इंटू ए बी, इसको अंदर ले आते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ए बी कॉस
थीटा टू, यानी क्या लिखेंगे I टाइम्स इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स, या दूसरे शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं W विल बी इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे तो I फाइनल माइनस इनिशियल यानी चेंज इन फ्लक्स, तो ये भी क्या होता है फ्लक्स के टर्म में वर्क डन, माइनस टाइम्स I इंटू चेंज इन फ्लक्स, ये हमें क्या देगा वर्क डन इन रोटेटिंग द कॉइल। तो आप चाहे इसको एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू के टर्म में नोट करिए, चाहे I इंटू चेंज इन फ्लक्स, दोनों ही हमें क्या देंगे वर्क डन इन रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल। ठीक, तो इस तरह हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेट कराते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ता है यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब क्योंकि कॉइल की हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पर, तो अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। कॉइल किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड में आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और किस कंडीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तो समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सबसे पहले कंडीशन हम देखते हैं, अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है कुछ इस तरीके से कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है इसमें, current is flowing clockwise। अब इस कंडीशन में देखिए इन दोनों ब्रांचेस में तो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इसमें फोर्स की बात करिए, इसमें आपका कॉइल क्या करेगा रोटेट कर जाएगा। अगर हम क्या करें मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रख दें इसके, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करनी है, हम कहते हैं कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है इनवर्ड और इसमें कोई कॉइल रखा हुआ है जिसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक, अब इसमें फोर्सेस की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इस डायरेक्शन यानी फोर्स अपवर्ड। ठीक, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड यानी फोर्स इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इस कंडीशन में बात करिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड करंट अपवर्ड, तो फोर्स इस डायरेक्शन में। और सिमिलरली यहाँ पे जब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड करंट इधर यानी फोर्स डाउनवर्ड। ठीक, तो इस कंडीशन में ये क्या है रोटेट भी नहीं करेगा, तो क्या है इसका टॉर्क भी जीरो है, नेट फोर्स भी क्या है जीरो है, क्योंकि दोनों चीज जीरो है यानी क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब चेक करने के लिए स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम क्या कहेंगे, इसका एनर्जी क्या होना चाहिए। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो मिनिमम होगा इसकी एनर्जी, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो ये क्या होगा मैक्सिमम होगा इसका एनर्जी। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो दो तरीके हैं। सबसे पहले हम फोर्स जो हमारा व्यू है उससे समझने की कोशिश करते हैं। इसको मान लीजिए हम क्या करते हैं इस प्लेन से थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। ठीक, तो फोर्स इधर लग रहा है और स्पी वाला फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स की वजह से ये क्या होगा, पहले इस कंडीशन में रखा हुआ है, जब हम इसको ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये फोर्स इसको क्या करेगा इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, यानी ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये वाला। जब हम इसको क्या कर रहे हैं यहाँ से हम इस तरह टिल्ट कर दिए, तो फोर्स की वजह से ये वापस क्या करेगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना चाह रहा है। तो जब भी बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी हो कि वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या करे वापस जाए, इस कंडीशन पे था हमने इसको रोटेट कराया क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये क्या करेगा इसको वापस इधर ले जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब भी पार्टिकल क्या करे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस जाए, तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम करते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में क्योंकि क्या है इसके अंदर टेंडेंसी है कि हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो अपने पोजीशन पर वापस जाएगा, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा आउटवर्ड है, ठीक है, फोर्स अवे लग रहा है, अवे लग रहा है तो ये क्या करेगा अपने पोजीशन पे वापस जाना चाहेगा, यानी ये पोजीशन क्या है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। यू के टर्म में बात करें तो यू इक्वल टू क्या होता है माइनस एम बी कॉस थीटा।
इस कंडीशन में थीटा क्या है इसका, 0। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -mb। तो ये निगेटिव मैक्सिमम है, यानी इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि एनर्जी मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, यहीं पर हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। अगर कोई कॉइल रखा है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। ठीक, यानी हाफ रोटेशन ये कंप्लीट कर चुका है, 180 डिग्री घूम चुका है। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, तो इस कंडीशन में फोर्सेस की बात करिए, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड, इस पे अपवर्ड। इस पे बात करिए इनवर्ड, इस पे भी इनवर्ड, यानी फोर्स किधर लग रहा है, अब इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, ये है फोर्स किस पे लग रहा है, इस पे, इस डायरेक्शन में। ठीक, अब इसको हम रोटेट करेंगे। अब देखिए, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको और ज्यादा रोटेट कराएगा, यानी अब ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से और डिस्प्लेस करेंगे तो अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन जा रहा है। जब भी पार्टिकल डिस्प्लेस करने से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ के चला जाए, उस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में यही हो रहा है, जैसे हम रोटेट करेंगे ये क्या करेगा, और ज्यादा रोटेट कर जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव कर जाएगा। तो यानी ये पोजीशन क्या है हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखना हो तो U इज इक्वल टू -mb cos 180 डिग्री, which will be equal to m into b। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारा, मैक्सिमम है। तो ये पोजीशन क्या होगा हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस पोजीशन विल बी कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो जब भी करंट कैसा फ्लो करेगा हमारा, क्लॉकवाइज, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा हमारा, स्टेबल। और जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, उस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी हमारी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। ठीक, तो इस तरह हम कॉइल को देख के उसके स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, रिलेशन बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट। देखते हैं, कहते हैं मान लीजिए एक r रेडियस का कोई कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। Q चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग है ये, और ये क्या कर रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है अपने पॉइंट के अबाउट। ठीक, अब ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा तो क्या करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, कि एक फिक्स्ड पॉइंट से ये चार्ज क्या कर रहा है, बार बार मूव कर रहा है। अब जब भी चार्ज मूव का मोशन हो तो क्या करेंगे, करंट फ्लो करेगा। तो इस रिंग में जो करंट फ्लो कर रहा होगा कितना करेगा, तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, Q। एक राउंड में पूरा Q चार्ज यहां से फ्लो कर जाएगा, और 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा इसको, हम टाइम क्या कहेंगे, टाइम विल बी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, इसका टाइम पीरियड। यानी करंट कितना फ्लो करेगा, Q बाई टी, यानी Q बाई 2 पाई ओमेगा, यानी कितना हो जाएगा, Q ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक, तो जो इक्विवेलेंट करंट यहां से फ्लो कर रहा होगा इस रिंग में, मानेंगे कितना होगा, Q ओमेगा बाई 2 पाई। वास्तव में है क्या, Q चार्ज का रिंग है, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो मानेंगे इक्विवेलेंट करंट जो फ्लो करेगा इसके अंदर कितना फ्लो करेगा, Q ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक,
अब इसमें करंट इतना फ्लो कर रहा है, हम बात करेंगे इसका डायपोल मोमेंट की। तो डायपोल मोमेंट कितना होगा, हम क्या कहेंगे, m will be given as I into E। ठीक, I की वैल्यू पता है, A कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा Q ओमेगा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू हाफ Q ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया डायपोल मोमेंट। इसी रिंग की एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L will be given as I into ओमेगा, जहां I क्या होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये सर्कुलर रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हमारा mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक, तो अगर यहां से हमें m बाई एल का रेशियो निकालना हो तो क्या होगा, तो m बाई एल विल बी इक्वल टू हाफ q ओमेगा आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो आर स्क्वायर ओमेगा कैंसिल आउट, कितना आ गया क्यू बाई 2m। तो ये हमारा रिलेशन होता है मोमेंट, डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में, क्या m बाई एल विल बी इक्वल टू क्यू बाई 2m। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जितनी भी यूनिफॉर्म बॉडीज हैं उनके लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है, यानी इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट यूज करके डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म बॉडी। कैसे कर सकते हैं हम आगे एग्जांपल में देखेंगे, अभी इस रिजल्ट को याद रखेंगे, m बाई एल इक्वल टू क्यू बाई 2m। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं कि हर एक बॉडीज के लिए होता है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए। फिलहाल हम ध्यान रखेंगे m बाई एल इक्वल टू क्यू बाई 2m। एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए कोई रॉड है ऑफ लेंथ L, ये क्या कर रहा है अपने सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है, क्यू चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इस रोटेटिंग रॉड के m बाई एल का रेशियो देखते हैं। सबसे पहले इस रोटेटिंग रॉड का हम क्या फाइंड करेंगे, डायपोल मोमेंट। हमने क्या कहा, यहां से x डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया tx लेंथ का। ठीक, ये एलिमेंट भी क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से परफॉर्म कर रहा होगा। तो इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज की बात करते हैं, कितना ये होल्ड करेगा dq। पूरे रॉड पे चार्ज कितना है q, लेंथ l है, तो यूनिट लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा q बाई l। हमें जिस एलिमेंट का फाइंड करना है उसका लेंथ कितना है dx, तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा q बाई एल इंटू dx। ठीक, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो हमें करंट लिखना हो तो करंट कितना हो जाएगा di, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल बी इक्वल टू dq डिवाइड बाई टाइम पीरियड, यानी 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक, तो ये करंट फ्लो कर रहा होगा इसके अंदर। अब करंट इतना फ्लो कर रहा है तो हमें मालूम है डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट dm विल बी इक्वल टू करंट इनटू एरिया, यानी पाई एक्स स्क्वायर। di की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई इंटू dq, जो कितना है q बाई एल dx इंटू पाई एक्स स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, यानी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm विच विल बी इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म हम बाहर रख लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो चुका है, यानी ओमेगा क्यू बाई एल। ठीक, ओमेगा क्यू बाई 2l। अंदर क्या बच रहा है हमारा एक्स स्क्वायर dx। लिमिट कहां से कहां है, x की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम l।
तो 0 से L हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा क्यूब बाई 2L L क्यूब बाई 3, 0 से L। वैल्यू पुट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, M विल बी इक्वल टू ओमेगा क्यू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। ठीक, तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम, अरे डाइपोल मोमेंट आ गया। एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा हमारा, L विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एंड के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड का, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। हमें फाइंड क्या करना है, m बाई एल रेशियो, तो इसका m बाई एल रेशियो कितना हो जाएगा, तो m बाई एल विल बी इक्वल टू ओमेगा क्यू L स्क्वायर बाई 6 डिवाइडेड बाई ml स्क्वायर ओमेगा बाई 3। L स्क्वायर ओमेगा कैंसिल आउट, बस कितना गया, Q बाई 2m। यही हमारा रेशियो था m बाई एल का, Q बाई 2m। तो ये हमेशा ट्रू रहेगा किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी के लिए। जब भी आप m बाई एल रेशियो की बात करेंगे तो कितना होगा, Q बाई 2m। तो डायरेक्ट इसको यूज करके हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे हम। कहना एक सर्कुलर डिस्क है जिसका चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा है, रेडियस हम r मान ले रहे हैं। ये क्या कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक, अगेन बात कर रहा है इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के लिए, तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने x डिस्टेंस पर dx विड्थ का एक सर्कुलर रिंग एलिमेंट लिया। एलिमेंट क्या है हमारा, सर्कुलर रिंग। ठीक, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो dq विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू इस रिंग का एरिया जो कि कितना है, पाई एक्स स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई एक्स इंटू टी एक्स। ठीक, इस सर्कुलर रिंग का हमें लिखना था एरिया। ये हो गया हमारा चार्ज। करंट जो परफॉर्म करेगा ये सर्कुलर रिंग रोटेशन की वजह से कितना हो जाएगा, तो डी आई विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई 2 पाई बाई ओमेगा, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो डी एम विल बी इक्वल टू डी आई जो कि कितना है, ओमेगा बाई 2 पाई इंटू डी क्यू इंटू एरिया यानी पाई एक्स स्क्वायर। मोमेंट कितना मिल जाएगा, लिमिट कहां से कहां होगी, एक्स की 0 से लेके आर तक। डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ओमेगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो चुका है, ओमेगा बाई 2 इंटू डी क्यू कितना है हमारा, सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, जो कॉन्स्टेंट हमें बाहर ले लेंगे, यानी क्या मिल जाएगा हमें, m विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू सिग्मा पाई एक्स का क्यूब डी एक्स 0 से r। तो कितना आ जाएगा हमारा, x से पावर 4/4 यानी m विल बी इक्वल टू सिग्मा ओमेगा r पे पावर 4/4। ठीक, पाई भी आएगा हमारा सिग्मा पाई इंटू ओमेगा। ठीक,
इस डिस्क के ऊपर चार्ज की बात की जाए, मान लीजिए चार्ज टोटल कितना है Q, तो ये होगा कितना सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, यानी चार्ज के टर्म में लिखना हो तो इसका क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, Q ओमेगा इंटू आर स्क्वायर बाई 4। तो दिस विल बी द मोमेंट, डायपोल मोमेंट फॉर सर्कुलर डिस्क। अगर हम इतना मेहनत नहीं करना चाहते, डायरेक्ट जो हमें रिलेशन मालूम है उससे यूज करना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं, हम क्या कहते हैं, m बाई एल इक्वल टू है कितना, q बाई 2m। हमें सर्कुलर डिस्क का क्या एंगुलर मोमेंटम पता है, तो क्या हो जाएगा q बाई 2m इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क का m r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ठीक, m से m कैंसिल आउट, कितना आ गया ये क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 4। फिर डायरेक्ट रिलेशन से हमने निकाला, यही आया हुआ हमारा रिजल्ट। ठीक, तो चाहे आप इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए, आप डायरेक्ट रिलेशन को यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह। हमसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई सॉलिड स्फीयर है, जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, रो। ठीक, अब इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, अगर ये क्या कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक, स्फीयर है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये, हम डायरेक्ट क्या कहेंगे, m बाई एल विल बी इक्वल टू क्यू बाई 2m। हम डायरेक्ट इसका चार्ज डेंसिटी के बजाय क्या कहते हैं, इसके ऊपर चार्ज q है, चार्ज डेंसिटी हम लिख देंगे, और मास कितना है m। तो डायपोल मोमेंट हमें बताना है इसका, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई 2m इंटू एल की वैल्यू, तो इसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम से एम कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 5। तो दिस विल बी द डायपोल मोमेंट ऑफ रोटेटिंग स्फीयर। ठीक, तो इस तरह हम एंगुलर मोमेंटम और डायपोल मोमेंट के रिलेशन को यूज करके डायरेक्ट हम डायपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं छोटा सा। अगर डायपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं तो टॉर्क भी फाइंड कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन क्या है हमसे, एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है सर्कुलर डिस्क, इसके प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड B लगा हुआ है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलोंग द प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक, तो कहना इसके पास टॉर्क कितना एक्ट करेगा, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन सर्कुलर डिस्क। ठीक, हमें टॉर्क फाइंड करना है, हम क्या कहेंगे, टॉर्क विल बी इक्वल टू एम बी साइन थीटा। जहां m फाइंड करना है डायरेक्ट हम m बाई एल रेशियो से फाइंड कर सकते हैं। m बाई एल विल बी इक्वल टू चार्ज q है, मास m है, तो q बाई 2m, यानी m इज इक्वल टू, स्मॉल m से नोट करते हैं मास को, q बाई 2m इंटू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, m से m कैंसिल आउट, यानी q आर स्क्वायर ओमेगा बाई 4। यानी टॉर्क कितना एक्ट करेगा, m इंटू एम की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे हम,
तो QR² ओमेगा इंटू B/4। एंगल कितना आ जाएगा? डाइपोल मोमेंट डिस्क से परपेंडिकुलर, ये इसके पैरेलल, यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा? दिस विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन सर्कुलर डिस्क। ठीक, तो इस तरह हम डिफरेंट कंडीशन में डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करेंगे।